गुड मॉर्निंग छात्रों। अब हम पढ़ेंगे लेसन नंबर 3 में आनुवांशिक शब्दावली। ये 20 हैं, इन 20 की हम परिभाषाएं पढ़ेंगे। जैसे जैसे हमें परिभाषाएं याद होती जाएगी और आगे के जो नियम है, प्रारूप है, जिनको हम खोलेंगे वो इनकी डेफिनेंसी से संबंधित होंगे। तो थोड़ा सा आपको ध्यान देना है कि डेफिनेंसी किस तरीके से है, किसको क्या कहते हैं हम। तो आनुवांशिक शब्दावली जेनेटिक्स के बारे में हम अध्ययन करते हैं। जेनेटिक्स होता क्या है, जेनेटिक शब्दावली के बारे में। तो सबसे पहले हम पॉइंट लेते हैं जीन। क्या पॉइंट लेते हैं हम? जीन। जीन क्या होता है? वह कारक जो किसी एक लक्षण को नियंत्रित करता है, वह कारक जो किसी एक लक्षण को नियंत्रित करता है, जीन कहलाता है। यानी जीन किसे कहा जाता है? वह कारक जो किसी एक लक्षण को नियंत्रित करता है। वह कारक जो किसी एक लक्षण को नियंत्रित करता है जीन कहलाता है। यानी वह कारक जो किसी एक लक्षण को नियंत्रित करता है जीन कहलाता है। मेंडल द्वारा उपयोग में लिए गए इस शब्द को जॉनसन नामक वैज्ञानिक ने जीन कहा था। यानी जीन क्या होता है? जीन है जो एक लक्षण की वंशागति को नियंत्रित करता है। हमने लक्षण के बारे में पढ़ा था कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जो लक्षण होते हैं, आनुवंशिक जो लक्षण होते हैं वो संचरित होते रहते हैं। एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में आनुवंशिक जो लक्षण होते हैं वो संचरित होते रहते हैं। तो मेंडल ने जिस शब्द को प्रयोग में लिया था उस शब्द को जीन नाम किसने दिया था? जॉनसन नाम का एक वैज्ञानिक था जिसने इसको जीन शब्द नाम दिया था। तो ये था जीन। यानी एक लक्षण की वंशागति को नियंत्रित करना ही जीन कहलाता है। और जीन शब्द की उत्पत्ति यानी जीन नाम किसने दिया था? जॉनसन नामक वैज्ञानिक ने दिया था। अब दूसरे नंबर का पॉइंट आता है आपका युग्म विकल्पी। क्या पॉइंट आता है? युग्म विकल्पी आपका पॉइंट है। दूसरे नंबर का पॉइंट आता है आपका युग्म विकल्पी। अब युग्म विकल्पी क्या होता है? युग्म विकल्पी की हम डेफिनेंसी पढ़ते हैं। युग्म विकल्पी, युग्म का मतलब होता है संग्रह। युग्म का मतलब क्या होता है? संग्रह, यानी दो चीज़ों को मिलाना। तो युग्म विकल्पी क्या होता है? ये इंपॉर्टेंट है। युग्म विकल्पी ये ध्यान रखना, ये कई प्रकार का होगा। समयुग्म विकल्पी, विषम युग्म विकल्पी, इस तरीके से आएगा ये। तो इस युग्म विकल्पी क्या होता है? एक लक्षण को नियंत्रित करने वाले, एक लक्षण को नियंत्रित करने वाले, एक लक्षण को नियंत्रित करने वाले जीन के, एक लक्षण को नियंत्रित करने वाले जीन के, एक लक्षण को नियंत्रित करने वाले जीन के दो विपर्यायसी स्वरूपों को, जीन के दो विपर्यायसी स्वरूपों को युग्म विकल्पी कहा जाता है। यानी एक लक्षण को नियंत्रित करने वाले जीन के दो विपर्यायसी स्वरूपों को युग्म विकल्पी कहा जाता है। और ये युग्म विकल्पी आता है, इसमें एक लंबापन और एक बौनापन, यानी एक लंबेपन का प्रकट होना और एक बौनेपन का प्रकट होना। जो अपने 7 साल तक के प्रयोग में पढ़ा था ना, पौधे की जो ऊंचाई, पादप की जो ऊंचाई थी वो दो कारकों पर निर्भर थी, एक था लंबापन और एक था बौनापन। तो युग्म विकल्पी किसे कहते हैं? एक लक्षण को नियंत्रित करने वाले, एक लक्षण को नियंत्रित करने वाले जीन के दो विपर्यायसी स्वरूपों को, दो विपर्यायसी स्वरूप, दो विपर्यायसी स्वरूप का मतलब हो गया इसमें एक लंबापन और एक बौनापन। तो दो अलग अलग हो गए, दोनों युग्म विकल्पी हैं। दो विपर्यायसी स्वरूपों को युग्म विकल्पी कहा जाता है। एक लक्षण को नियंत्रित करने वाले जीन के दो विपर्यायसी स्वरूपों को युग्म विकल्पी कहा जाता है, जैसे लंबापन और बौनापन। तो ये था युग्म विकल्पी। एक लक्षण को नियंत्रित करने वाले जीन के दो विपर्यायसी स्वरूपों को युग्म विकल्पी कहा जाता है, जैसे लंबापन और बौनापन। इसके बाद में आता है तीसरे नंबर पे अपने पास में समयुग्मजी। ये युग्म विकल्पी के पार्ट होते हैं, समयुग्मजी और विषमयुग्मजी। तो समयुग्मजी किसे कहते हैं? समयुग्मजी, अब इसके उच्चारण से इसकी डेफिनेंसी होती है सम यानी समान। जब जीन के दोनों युग्म विकल्पी क्या होते हैं? समान होते हैं। समयुग्मजी का सम का मतलब समान होता है, युग्मजी यानी जो युग्मजी समान होंगे, यानी जीन के दोनों युग्म विकल्पी, जब जीन के दोनों युग्म विकल्पी क्या होते हैं? समान होते हैं। जब जीन के दोनों युग्म विकल्पी समान होते हैं तो उन्हें समयुग्मजी कहा जाता है। यानी समान होने चाहिए दोनों। क्या होने चाहिए? समान। अगर समान है, समान का मतलब हो गया जैसे लंबापन ही है, आपके पास में लंबापन ही है या आपके पास में बौनापन है, या तो लंबापन होगा या बौनापन होगा। अगर लंबापन है या बौनापन है तो समयुग्मजी है। और अगर आपके पास में इस तरीके से है तो इसका मतलब ये भी समयुग्मजी हो जाएगा, क्योंकि एक लंबा है एक बौना है। और अगर आपके पास में दोनों ही लंबे हैं, इसका मतलब ये क्या है? लंबापन है। अब ये टी है, यहाँ पर एस भी ले सकते हो आप। एस ये भी लंबा है, यानी एस है। और ये है यहाँ पर वाई, बड़ा वाई भी ले सकते हो आप, छोटा वाई। तो ये समयुग्मजी होते जाएंगे। और अगर आप छोटा लेते हो, जैसे वाई छोटा यूज़ कर रहे हो आप, छोटा एस यूज़ कर रहे हो, तो ये इसका मतलब ये क्या हो जाएंगे? विषम युग्मजी हो जाएंगे।
तो इसके बाद में हम बात करते हैं किसकी, तो समयुग्मजी आपके बारे में समझ में आ ही गया होगा। जब जीन के दो युग्म विकल्पी समान होते हैं, जब जीन के दोनों युग्म विकल्पी समान होते हैं तो समयुग्मजी कहलाता है। जैसे टीटी और टीटी, तो बड़ी टीटी का मतलब तो हो गया लंबा और छोटी टी का मतलब हो गया बौना। इसके बाद है विषम युग्मजी, इसके उच्चारण से इसकी डिपेंडेंसी आ रही है। जब जीन के दोनों युग्म विकल्पी असमान होते हैं, जीन के दोनों युग्म विकल्पी समान होते हैं, समयुग्मजी होता है। जीन के दोनों युग्म विकल्पी असमान होते हैं तो उन्हें विषम युग्मजी कहा जाता है। असमान में मैंने बताया टी और टी, ये विषम युग्मजी होता है क्योंकि ये दोनों अलग अलग है। अरे बात समझ में, दोनों अलग अलग है इसलिए ये क्या बनेगा, विषम युग्मजी बनेगा। इसके बाद में आता है लक्षण पररूप। अगला पॉइंट जो अपने पास में आता है, इसके बाद में आता है लक्षण पररूप। लक्षण पररूप क्या होता है, कोई भी पौधा होता है अगर बाहर से उसके लक्षण में दिखाई देते हैं, किसी पौधे के बाहर से लक्षण दिखाई देते हैं, वही लक्षण पररूप कहलाते हैं। यानी बाह्य प्रतीति दिखाई देना, बाहर से अगर उसके लक्षण दिखाई देते हैं। अब पौधा है, एक लंबा है और एक बौना है, तो लंबापन हमें बाहर से दिखाई दे रहा है, बौनापन भी हमें बाहर से दिखाई दे रहा है, तो वो लक्षण पररूप होता है उसका। यानी उसका क्या निकालते हैं हम, एवरेज अनुपात निकालते हैं उसका। तो लक्षण पररूप क्या होता है, किसी सजीव की बाह्य प्रतीति, बाह्य प्रतीति का मतलब क्या होता है, बाहर से दिखाई देने वाले लक्षण। किसी सजीव के बाहर से दिखाई देने वाले लक्षणों को लक्षण पररूप कहा जाता है। किसी भी सजीव के बाहर से दिखने वाले लक्षणों को लक्षण पररूप कहा जाता है। जैसे लंबा या बौना पौधा, अभी मैंने बताया आपको लंबा या बौना पौधा, तो समयुग्मजी लंबा। अब समयुग्मजी लंबा तो समयुग्मजी लंबा, अभी हमने समयुग्मजी की परिभाषा पढ़ी थी, आपको पता है समयुग्मजी की परिभाषा क्या है। समयुग्मजी की परिभाषा, जब जीन के दोनों युग्म विकल्पी समान होते हैं, तो ये समान है। अब ये टी टी है तो इसका मतलब मैं इसको समयुग्मजी कह सकता हूँ, कारण क्योंकि ये समान है, दोनों युग्म विकल्पी इसके क्या है, समान है, तो इसलिए इसको समयुग्मजी कहा जा सकता है। समयुग्मजी कहा जा सकता है। अगर ये इस तरीके से है तो इसको हो भी क्या कहा जा सकता है, समयुग्मजी। ये भी समयुग्मजी है, ये भी ये लंबेपन में है और ये बौनेपन में है। और अगर ये इस तरीके से है कि टी टी है तो इसका मतलब ये क्या है, विषम युग्मजी लंबा है। क्या है ये, विषम युग्मजी है। तो समयुग्मजी लंबा या समयुग्मजी बौना तथा विषम युग्मजी, फिर आगे का आता है क्या, विषम युग्मजी। तो लक्षण पररूप की डेफिनेंसी बिल्कुल ईजी है। किसे कहते हैं लक्षण पररूप, किसी भी सजीव की बाह्य प्रतीति, किसी भी सजीव की बाह्य प्रतीति को लक्षण पररूप कहा जाता है। यानी बाहर से दिखाई देने वाले लक्षणों को, किसी भी सजीव के बाहर से लक्षण दिखाई देते हैं, वही लक्षण पररूप कहलाते हैं। उदाहरण के तौर पे आप समयुग्मजी लंबा ले सकते हो, समयुग्मजी बौना ले सकते हो, विषम युग्मजी ले सकते हो, तो ये होते हैं लक्षण प्रारूप। इसके बाद में हम बात करते हैं किसकी, जीनी प्रारूप की। जीनी प्रारूप क्या होता है, जीनी प्रारूप का मतलब होता है अंदर, यानी आनुवंशिक जो रचना दिखाई देती है। यानी जो भी सजीव होते हैं, सजीवों की आनुवंशिक रचना को ही जीनी प्रारूप कहा जाता है। बाह्य प्रतीति को, बाहर से दिखाई देने वाले को लक्षण प्रारूप कहा जाता है और अंदर से दिखाई देने वाले को जीनी प्रारूप कहा जाता है। जीनी प्रारूप क्या होता है, किसी सजीव की आनुवंशिक रचना को, किसी सजीव की आनुवंशिक रचना को जीन प्रारूप कहा जाता है। किसी भी सजीव की आनुवंशिक रचना को क्या कहा जाता है, जीन प्रारूप कहा जाता है। जैसे शुद्ध या समयुग्मजी लंबा, जैसे शुद्ध या समयुग्मजी लंबा व अशुद्ध या विषम युग्मजी लंबा। शुद्ध, शुद्ध आएगा कब, टी टी, ये शुद्ध है, इसे क्या कहेंगे हम, शुद्ध कहेंगे। और शुद्ध क्या होगा, ये लंबा होगा। अगर टी टी हमने ले लिया है तो ये अशुद्ध बन जाएगा, अशुद्ध बनेगा, लेकिन इसको कहेंगे क्या हम, विषम युग्मजी कहेंगे। ये समयुग्मजी होगा और ये विषम युग्मजी होगा, क्योंकि ये शुद्ध है और ये अशुद्ध है। तो यानी शुद्ध या समयुग्मजी लंबा व अशुद्ध या विषम युग्मजी लंबा, ये हो गया आपका जीनी प्रारूप। इसके बाद में आता है प्रभावी लक्षण। कल मैंने पढ़ाया था प्रभावी लक्षण किसे कहते हैं, अप्रभावी लक्षण किसे कहते हैं। वे लक्षण जो F1 पीढ़ी में प्रकट होते हैं प्रभावी लक्षण कहलाते हैं। जैसे लंबापन या बौनापन, हरी बात समझ में। वे लक्षण जो F1 पीढ़ी में प्रकट होते हैं, यानी प्रथम पीढ़ी में प्रकट होते हैं, प्रभावी लक्षण कहलाते हैं। और F2 पीढ़ी में जो लक्षण प्रकट होते हैं, यानी F2 पीढ़ी के द्वारा जो लक्षण प्रकट होते हैं, कहने का मतलब जो F1 पीढ़ी में लक्षण प्रकट होते हैं वो प्रभावी कहलाते हैं। जो लक्षण F1 पीढ़ी में प्रकट नहीं होते हैं वो अप्रभावी लक्षण कहलाते हैं, क्योंकि इसके बाद का आगे का पॉइंट आएगा अप्रभावी लक्षण। तो अप्रभावी लक्षण तो किसे कहते हैं, जो F1 पीढ़ी में प्रकट नहीं होंगे वो अप्रभावी कहलाएंगे, जो F1 पीढ़ी में प्रकट होंगे वो प्रभावी लक्षण कहलाएंगे। तो प्रभावी लक्षण किसे कहते हैं, वह लक्षण जो F1 पीढ़ी यानी प्रथम पीढ़ी में प्रकट होते हैं प्रभावी लक्षण कहलाते हैं। तो ये तो था प्रभावी लक्षण के बारे में। अप्रभावी लक्षण किसे कहते हैं, अप्रभावी लक्षण का भी आप परिभाषा बना सकते हो उच्चारण से ही। वह लक्षण
वे लक्षण जो F1PD में प्रकट नहीं होते हैं अप्रभावी लक्षण कहलाते हैं। अब मैं यहाँ पर बात करता हूँ कि ये PD क्या होती है। PD जो होती है ना, एक PD तो होती है जनक PD, और जनक PD से आती है संतति PD। अब जनक PD तो क्या होती है, जनक PD में जो होते हैं ना नर और मादा, इन दोनों का आपस में संकरण होता है। संकरण होकर क्या बनता है, संकरण होने के बाद में संतति पीढ़ी उत्पन्न होती है। अब संतति जो पीढ़ी होती है, जनक पीढ़ी होती है, उसको F1 पीढ़ी कहा जाता है, और संतति पीढ़ी होती है उसको F2 पीढ़ी कहा जाता है। संतति पीढ़ी को हम F1 पीढ़ी से भी नोट कर सकते हैं, क्योंकि नर और मादा आपस में क्या करते हैं, संभोग करते हैं, संकरण की क्रिया होती है। जब नर और मादा संकरण की क्रिया होती है तो संतति यानी संतान उत्पन्न होती है। संतान उत्पन्न होने वाली पीढ़ी को संतति पीढ़ी कहा जाता है। जनक पीढ़ी किसे कहते हैं, यानी जनक पीढ़ी जो संतान पैदा करती है, संतान पैदा करने वाली पीढ़ी को जनक पीढ़ी कहा जाता है, और संतान उत्पन्न होने वाली पीढ़ी को संतति पीढ़ी कहा जाता है। तो F1 पीढ़ी में यानी F1 पीढ़ी में जो लक्षण प्रकट होंगे वो प्रभावी होंगे, जो लक्षण प्रकट नहीं होंगे वो अप्रभावी होंगे। यानी F1 पीढ़ी में जो लक्षण प्रकट होते हैं वो प्रभावी लक्षण कहलाते हैं, और F1 पीढ़ी में जो लक्षण प्रकट नहीं होते हैं वो अप्रभावी लक्षण कहलाते हैं। दैट्स ऑल। मैंने इसका नोट्स भी आपको साथ में भेज रहा हूँ, उसको आप लिख लेना, और इसकी डिफ़िकल्टी जो मैंने बोला है उसको अच्छी तरीके से समझ लेना।